बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की जानिब से मदीहा आबिद अली का सलाम। नाज़रीन और सामीन, आज से 60 साल पहले पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ जो है वो मार्ज़े वजूद में आया और इसने अपनी बाकायदा जो नशरियात हैं वह लाहौर से शुरू की और तब से अब तक ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान टेलीविज़न ड्रामा निगारी हो या फिर ख़बरनामा हो या हालात हाज़रा हो, पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने नाज़रीन को, अपने देखने वालों को, अपने सुनने वालों को आगाह भी किया और एंटरटेन भी किया। तो एक मरतबा फिर से पाकिस्तान टेलीविज़न को अपनी जो 60वीं सालगिरह है वो बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम कैपिटल व्यू का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ जवाद फैज़ी साहब इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हम शनीला अमार साहिबा को स्काइप पर खुशामदीद कहते हैं, जबकि स्टूडियो में ही हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर बाद हारून इलाही तूर साहब। नाज़रीन, हम सवालात का जो सिलसिला है, गुफ्तगू का सिलसिला है, रशीद साहब से शुरू करते हैं। साफ़ी साहब, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो पाकिस्तान का चेहरा है, इस खूबसूरत चेहरे के बारे में आप क्या कहेंगे? जी शुक्रिया मदिया। आज खुशी का दिन है कि जो आप ख़ुद फरमा रही थी कि 26 नवंबर 1964 को लाहौर में जो नन्ना मुन्ना पौधा पीटीवी की शक्ल में लगाया गया था हमारे दोस्त जापान मुल्क के ताउन से, आज माशाल्लाह ये ब्लैक एंड वाइट से सफ़र तय करते हुए एचडी के दौर में और जदीद नशरियात के दौर में दाखिल हो चुका है। ये इसकी तारीख़ तो बहुत तवील है। अगर हम इसकी न्यूज़ के साइट पे जाए, इनके हालात हाज़रा पे जाए या इसके एंटरटेनमेंट के साइट पे जाए तो शायद आपका प्रोग्राम उसके लिए कम हो, लेकिन मुख्तसरन मैं ये बताना चाहूँगा कि इस मुख्तसर वक्त में इदारों के लिए कोई ज़्यादा ये 5-6 दिहाई या ज़्यादा दौराना नहीं होता। इस इदारे ने जो तरक्की की है, ये इससे जो वाबस्तगान माजी में रहे हैं, जो अभी हाल में है, इनके साथ जो वाबस्ता अफराद है, जो अफरादी क़ुव्वत है, जो तकनीकी माहिरीन है और स्पेशली जो मौजूदा टीम है, जो सियासी तौर पे जो लीड कर रही है, लीड कर रहा है जो इस इदारे को, और टेक्निकली जो इस वक्त मुख्तलिफ़ शोबों में जो खिदमात अंजाम देने वाले अफसरान से लेकर अदना जो कारकुन है उन तक, ये सब खराज तहसीन के मुस्तहक है। आज के दौर में बैलेंस रखना, अफवाहों से दूर रखना, सनसनी ना फैलाने की पॉलिसी और एक कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर करने का जो बीड़ा इस इदारे ने दिहाइयों पहले उठाया था, आज भी ये इदारा उसी पे कायम है। अगर इंटरटेनमेंट की साइड पे हम इस पर बात करें तो वारिस की बात करें, अनकही की बात करें, तन्हाई की बात करें, लाजवाल प्रोडक्शन इन्होंने दी है। हालात हाज़रा में भी ऐसे प्रोग्राम पेश किए गए हैं जो अभी तक माजी की प्रोग्रामात जो है नाजरीन के जहनों से महू नहीं हुए हैं। और न्यूज़ के साइड पे हमेशा इस इदारे ने एक कौमी तशख़्ख़ुस के लिए जो खिदमात अंजाम दी है वो नाकाबिल फ़रामोश है। आज के दिन की मुनासिबत से हम देखें, जो एक पार्टी इस दारुल हुकूमत पे यलगार करने के लिए आई हुई है और मुख्तलिफ़ इश्तियाल अंगेज़ी के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन पीटीवी क्या कर रहा है? पीटीवी हक़ाइक़ से जो है नाजरीन को आगाह कर रहे। दुनिया में ज़ाहिर तमाम एम्बेसी, तमाम जो हमारे फ़ॉरेन मिशंस है, जो हमारे दोस्त ममालिक है, वो पीटीवी को मॉनिटर करते हैं। तो इस इदारे ने हमेशा मुतवाज़न अंदाज में नशरियात पेश की है और ये इदारा एक ऐसे इदारे की सूरत में मौजूद है जिस पर एतमाद किया जाता है और इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में जो मौजूदा टीम है, स्पेशली वज़ीर इत्तलाआत अता तार साहब की अगर मैं बात करूँ, वो ख़ुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और जो चेयरमैन और एमडी है इस इदारे की, वो भी इंतहाई प्रोफेशनल ख़ातून है। उनका भी ये विज़न है कि इस इदारे को मज़ीद तरक्की देना है। तो हमने ये देखना है कि आने वाले दिनों में ये इदारा मज़ीद इंशाअल्लाह तरक्की करेगा और जिस तरह ये 64 साल का सफ़र कामयाबी से तय हुआ है, तो इंशाअल्लाह
मज़ीद भी ये इदारा 60 साल जो है इस इदारे ने जो एक भरपूर और कामयाब गुजारे हैं, तो आने वाले ये सदियों तक हमारी दुआ ये है कि ये इदारा इसी तरह पलता फूलता रहे और ठीक है। कायम और दायम रहे। डॉक्टर फारूक साहब, पीटीवी हमें ये सिखाता है कि अपनी जो बात है वो खूबसूरती से आवाम तक कैसे पहुंचानी है, तो आपकी इस बारे में क्या राय है? मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ से। अच्छा, शुक्रिया मदिया। देखें, अभी साफ़ी साहब बात कर रहे थे और उन्होंने बताया कि एक इंतहाई काबिल और प्रोफेशनल टीम इस इदारे को चला रही है। उन्होंने अताउल्लाह तारड़ साहब का जिक्र किया, जो एमडी साहिबा हैं उनका जिक्र किया, और बाकी जो टीम हमारे साथ भी बैठे हुए हैं, हारून रायती जी, टूर डॉक्टर न्यूज़ साहब बैठे हैं, हाँ, माशाल्लाह। तो न्यूज़ का डिपार्टमेंट जो इनकी जिस क़यादत तरीके से में भी यानी बहुत आला दर्जे का काम हो रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी पेशा वाराना टीम कैसे डेवलप हुई, ये क्या सफ़र था? आपको याद होगा मुस्लिम सोसाइटीज़ का जब जिक्र होता है तो एक मजम्मत उनकी होती है कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ तो इसका खैर मकदम नहीं किया गया। बरे सग़ीर पाक व हिंद में भी जहांगीर के ज़माने में, और इसी के आसपास तुर्की में भी इसका खैर मकदम नहीं किया गया। लेकिन टेलीविज़न की जो ईजाद है, टेलीविज़न की ईजाद इस सब कॉन्टिनेंट में भी और मुस्लिम दुनिया के उन पहले ममालिक में पाकिस्तान शामिल है जिसने टेलीविज़न का वेलकम किया, यहाँ उसकी नशरियात शुरू की। और आपको याद होगा जो उस ज़माने की नशरियात थी वो लाइव नशरियात, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी उनकी कोई, लाइव नशरियात शुरू की, और उन नशरियात से हमारे पड़ोसी मुल्क ने सीखा। आपको याद होगा कि वो जो अंकल सरगम फ़ारूक कैसर साहब मरहूम थे, पुतली तमाशे का सारा उन्होंने ये तरीक़ाकार इंडिया ने पाकिस्तान से सीखा, फ़ारूक कैसर साहब से पाकिस्तान टेलीविज़न से सीखा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि वो जो ये इल्म की तहरीक थी, प्रिंटिंग प्रेस को रोकना इल्म दुश्मनी थी, और इल्म और मालूमात को फैलाने का जो टेक्नोलॉजी के साथ वो फैलाया जाता है, तो पाकिस्तान उन मुल्कों में सर फहरिस्त है। ख़ित्ते में तो पहला मुल्क है और मुस्लिम दुनिया में सर फहरिस्त ममालिक में से एक है जिसने इसका खैर मकदम किया, इसकी नशरियात को शुरू किया, और वो पायनियर बना जिसने टेलीविज़न की टेक्नोलॉजी को आम किया मुस्लिम दुनिया में। आज पाकिस्तान टेलीविज़न का घर है और न्यूज़ चैनल्स का भी घर है। तो इन सब की माँ जो है, इन सब की जो बुनियाद है वो पाकिस्तान टेलीविज़न है। पाकिस्तान टेलीविज़न ने इनको ये सिखाया। एक बात जो वो नहीं सीख सके और वो काम पाकिस्तान टेलीविज़न कर रहा है, इस फ़र्क को ज़रूर मलूज़ रखना चाहिए। आज प्रिंट मीडियम हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है जी हम मर रहे हैं। मर क्यों रहे हैं? इसलिए कि हमारी सरपरस्ती नहीं की जा रही, इश्तहारात नहीं दिए जा रहे। ये एक गलत कॉन्सेप्ट है। साइंस ये कहती है, और एक थ्योरी है, मीडिया मैलिस थ्योरी उसको कहते हैं, उर्दू में कह लें इबलागी इस्तिराब। इबलागी इस्तिराब की थ्योरी ये कहती है कि जब ज़राए इबलाग किसी के कैरियर बन जाएं, किसी को प्रोपेगेंडे के, और वो कशीदगी को फ़रोग दें, तशद्दुद को उसकी सतह से बढ़कर उभारें, तो उसके नतीजे में ज़राए इबलाग डिस्क्रेडिट हो जाते हैं, लोग उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, उनसे इस्तिफ़ादा नहीं करते। तो इस दौड़ में या इस खेल में पाकिस्तान टेलीविज़न सबके लिए मशले रहा है, जिसने न कभी सनसनी खेजी की, न कभी किसी का कैरियर बना, और न किसी के प्रोपेगेंडे को, यानी कि मनफी प्रोपेगेंडे की हम बात करें, जैसे आजकल की सूरत हाल है जिसको सो कार्ड अभी पूरी तफसील बताई। तो ये जो इसका जो कैरियर नहीं बनता, दरअसल वो हकीकी मीडिया है और वही तरक्की कर सकता है। और जो कैरियर बनते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, हेट स्पीच को फ़रोग़ देते हैं, उनकी अंजाम मौत है। तो पाकिस्तान टेलीविज़न इस सिलसिले में भी पायनियर है कि आज तक वो इस मनफी रास्ते पर नहीं चला। ठीक है, जवाद फैज़ी साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। हम ये देखते हैं कि पीटीवी हर दौर के हर तकाजे पूरे करता है, चाहे वो एसडी से एचडी पर आना हो, या फिर डिजिटल मीडिया पर अपना लोहा मनवाना हो, या फेक न्यूज़ को काउंटर करना हो, या फिर बर वक्त प्रोग्राम्स की जो अपलोडिंग है वो करनी हो। पीटीवी हर तकाजे को हर दौर में पूरा कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, जिस तरह मेरे दोस्तों ने ये फरमाया है, मैं तो शुरू करूँगा कि जब बचपन में इकरा जब हमने देखना शुरू किया तो वो सबसे पहला
अहकाम भी यही था, खुदाबंदी के इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, मुझे तो उस हवाले से भी याद है। फिर मुझे तो अलिफ लैला भी याद है कि किस तरह उड़ते हुए कहाँ कहाँ तिलस्माती तौर पे जाया जाता था, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी की ड्रामास की बात हो गई। आपने अभी फेक न्यूज़ की बात की, मैं सैकड़ों प्रोग्राम इस पे कर चुका इसी पाकिस्तान टेलीविज़न पे। जिस तरह डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, ये जो अब सोशल मीडिया जिसे हम कहते हैं ना, इसे बेसिकली मीडिया कहना ही नहीं चाहिए, मीडिया की तौहीन है। इसके बारे में जो स्कॉलर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बरमला ये कहा गया कि इसको सोशल मीडियम कहा जाए, सोशल मीडिया इसको कहना मीडिया की भी तौहीन है। पाकिस्तान टेलीविज़न डेफिनेटली टूर साहब इसके बाद जब बात करेंगे कि ये पाकिस्तान के अंदर देख लें, इंटरनेशनली रशीद साफ़ी साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि किसी भी सफारतकार को, किसी भी मुल्क को जब पाकिस्तान की कोई ख़बर चाहिए होती है तो वो स्टेट चैनल से देख के अंदाज़ा करते हैं कि जी क्या हो रहा है। लेकिन ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान के जो मीडिया हाउसेज हैं, प्राइवेट मीडिया चैनल्स, उन्हें भी जब पीटीवी पे ख़बर आ जाती है तो उन्हें तस्दीक करने की ज़रूरत नहीं रहती। लिहाजा हमारा स्टेट चैनल हर चीज़ जो देता है वो मुसद्दका होती है, उसमें इबहाम नहीं होता, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। और इस हवाले से भी आप देख लीजिए, जिस भी मीडिया हाउस पे जाएंगे सबसे नुमाया तौर पे पीटीवी ही चल रहा होगा, ताकि उन्हें डायरेक्ट वसूख वाली ख़बर जो है वो मिल सके। बाकी रहेगी बात कि आज बहुत अच्छा होता अगर हम पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते, ड्रामास की बात करते, मज़ीद आगे बढ़ने की बात करते, टेक्नोलॉजी की बात करते। लेकिन मुझे वो अलिफ लैला से याद आ गया, यहाँ पे भी जो अलिफ लैला चल रहा है ना अब इस्लामाबाद के अंदर, बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमें बातें तो ये करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे रेंजर्स के जवान, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी नमाज जनाजा अदा की जा रही है, उनकी जो मैयत है वो एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, एक तरफ आर्मी चीफ उठा के जब चल रहे थे, तो मुझे ये था कि काश वो एहसास उन कॉर्नर्स में भी होता। एटलीस्ट अपोजिशन लीडर ही वो पिंकी पीरनी के कांधे के साथ कांधा मिला के तो खड़े हैं, काश थोड़ी देर के लिए वो ताबूत को कांधा देते तो आज कुछ मौसम और हालात जो है वो कुछ और हो। ठीक है हारून साहब, आप क्या कहेंगे? पीटीवी न्यूज़ ने करंट अफेयर्स हो, ड्रामा निगारी हो, तमाम शोबों में अपनी बात जो है आवाम तक पहुंचाई है, चाहे वो अदलिया हो, अफवाज पाकिस्तान हो, सिविल सोसाइटी हो, तमाम का मौक़िफ़ खबरनामों के ज़रिए, मैराथन के ज़रिए, लाइव ट्रांसमिशन के ज़रिए आवाम तक पहुँचाता है। क्या तासुरात हैं पाकिस्तान की 60वीं सालगिरह पर पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़? जी थैंक यू मदीहा। सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न की आज जब हम 60वीं सालगिरह मना रहे हैं, जैसे फैज़ी साहब ने बात की कि मुश्किल तरीन हालात हैं, अगरचे पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोड्यूसर्स ने, रिपोर्टर्स ने, एडिटर्स ने और स्टाफ ने जीना सीखा है और अपने हम वतनों को जीने का हौसला दिया है। आज भी हम इस मुश्किल हालात में अगरचे अपनी सालगिरह को उस जुबिलेशन के साथ तो नहीं मना रहे, दुखी दिल के साथ मना रहे हैं। जिस तरह के हालात, जैसे फैज़ साहब ने जिक्र किया कि हम इस्लामाबाद की सड़कों पर देख रहे हैं, जिस तरह का तमाशा देख रहे हैं, इसके बावजूद क्योंकि हमारी तारीख़ ही पाकिस्तान टेलीविज़न की स्टार्ट से ही मुश्किल तरीन हालात में हमने जीना सीखा है। जब हम यानी पाकिस्तान टेलीविज़न चंद माह के थे तो पाकिस्तान भारत जंग 1965 की आई, उसको पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने हम वतनों तक पहुंचाया। अगर आज भी पाकिस्तान टेलीविज़न की उस कवरेज को देखें तो वॉर जर्नलिज्म पर किसी भी तहकीक करने वाले स्कॉलर के लिए एक बड़े मकाले का वो डॉक्यूमेंट साबित होंगे। उसके बाद हमने यहाँ दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान टेलीविज़न ने अपने हमवतनों को अपनी रियासत के साथ अपने रियासत की हिफाजत की है, नज़रियाती सरहदों की हिफाजत की है। और मैं बहैसियत डायरेक्टर न्यूज़ आज भी यकीन दिलाता हूँ कि हम उसी अज़म के साथ खड़े हैं। हम अपनी नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं और उसकी हिफाजत करेंगे, और साथ ही साथ हम अपनी कौम के जज्बात पूरे मुल्क तक पहुँचाएँगे, पूरी दुनिया तक पहुँचाएँगे, और पाकिस्तान का जो असली और सही तशख़्ख़ुस है उसको भरपूर अंदाज में उजागर करते रहेंगे। उसके बाद आपने बात की हमारी
ख़बर की, हमारे ड्रामा की, हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम्स की। हमने हमेशा कोशिश की है कि अपने कंटेंट की डिलीवरी पर कोई समझौता ना करें और उसको हकीकी अंदाज में पेश करें, ख़बर को ख़बर के अंदाज में पेश करें। हाँ, हमने मीडिया की यलगार में अपने इस अज़्म से हम मुतज़लज़ल नहीं हुए, ना ही हम होंगे। हमने चीख चंगार की तरफ नहीं गए, हम सेंसेशनलिज्म की तरफ नहीं गए। हम आज भी अगर पाकिस्तान टेलीविज़न की आप ख़बरें देखें तो एक मतवाज़न अंदाज में ख़बर दी जाती है। आज जब हम 60वीं सालगिरह मना रहे हैं, इस मौके पर मैं पाकिस्तान टेलीविज़न के शोबा ख़बर और अपने तमाम साथियों की जानब से बिल्कुल पूरे यकीन के साथ ये कह रहा हूँ कि हमारी ख़बर का अंदाज भी दुरुस्त सिमत बढ़ रहा है और यकीनन इसी तरफ ही पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बढ़ना चाहिए। हम बिल्कुल ख़बर को ख़बर की असल हालत में दुरुस्त अंदाज में पेश कर रहे हैं। बिल्कुल हम पे तनकीद की जाती है, उस तनकीद को हम बड़े मुस्बत अंदाज में लेते हैं और ख़बर को पेश करते हुए बिल्कुल इस बात का हम ध्यान रखते हैं कि हमसे क्या तवक्को की जा रही है। ठीक है जी, ठीक है नाज़रीन, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान टेलीविज़न की टीम को और यहाँ काम करने वाले लोगों को पाकिस्तान टेलीविज़न की 60वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और दोबारा हाजिर होंगे। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब। पीटीवी को 60वीं सालगिरह के मौके पर बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। पीटीवी अल्लाह पाक हमारे इस इदारे को कायम दायम रखे और क्योंकि मैं पीटीवी से ही हूँ, स्टार्ट मेरा पीटीवी से हुआ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि पीटीवी हमेशा इसी तरह शादो आबाद रहे और ता क़यामत पीटीवी की बाग व बहार ये रौनकें हैं ये कायम रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात के 9 बज चुके हैं। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म जनाब मोहम्मद खान जुनेजो ने भारत की तरफ से एटमी आबदोजों के हुसूल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया है कि हिज़्ब इख्तिलाफ की एजिटेशन की सियासत के बावजूद एहतसाब का अमल जारी रखा जाएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम कैपिटल व्यू में आपको दोबारा से वेलकम कहते हैं। 25 और 26वीं नवंबर की जो दरमियानी शब है, इस शब को 3 खारिज जो हैं वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। खारजी ग्रुप से इनका ताल्लुक़ था और ये दाखिल हो रहे थे शुमाली वज़ीरिस्तान के ज़िला हसन खेल से और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनके ख़िलाफ़ बर वक्त कार्रवाई की और इन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद, इनके जो एहतजाजी हैं इस्लामाबाद
इस्लामाबाद पहुंच गए और इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते इन्होंने 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों को शहीद किया और 1 पुलिस अहलकार को भी शहीद किया। और तीसरी खबर यह है कि बेलारूस के सदर अपने वफ्द के हमरा पाकिस्तान में मौजूद हैं और बहुत से जो मुआहदे हैं उनके ऊपर, ये अरबों के मुआहदे हैं जिनके ऊपर दस्तखत हो रहे हैं। आइए गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ साफ़ी साहब से करते हैं। साफ़ी साहब, एक ही वक्त में काफ़ी महाज खुल गए हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं। जो रिवायती शिद्दत पसंदी है उसकी लहर तो जारी है, और जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि अफवाज पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर नाकाम बनाया है एक ऐसी दरअंदाज़ी को जिसका मकसद वज़ीरिस्तान तो क्या पूरे पाकिस्तान में तशद्दुद को फ़रोग़ देना था, तशद्दुद की लहर को मज़ीद हवा देने था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अफवाज पाकिस्तान जो सरहदों पे तैनात है उन्होंने दिफा वक्तन का हक़ अदा करते हुए वज़ीरिस्तान के इलाक़ा हसन खेल से बड़ी तादाद में दरअंदाज़ी के लिए आने वाले शिद्दत पसंदों को पीछे धकेला है। और इस सिलसिले में अफ़गान हुकूमत को एक मरतबा फिर मुतनब्बी किया गया है कि वो अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने से रोके। लेकिन दूसरी जानिब से अभी हमें कोई खातिर खा जवाब हस्ब मामूल नहीं मिला। अब जो मुल्क के अंदर ये तो हमारी सरहदों में और जो एक कबायली इलाक़ों में जो शिद्दत पसंदी की एक लहर है, या जो बलूचिस्तान में जो वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, वो तो हम रिवायती अंदाज़ में उससे निमट रहे हैं और अफवाज पाकिस्तान उस ख़तरे से आगाह भी है और उससे निमटने का गुर भी उन्हें आता है। लेकिन अब हमारे अंदर जो सफ़ों में बैठे हुए सियासी क़ुव्वत है जो मुतशद्दिद रवैयों के साथ हर वक्त रियासत पर हमलावर हो रही है, ये लड़ाई थोड़ी सी मुश्किल इस लिहाज से है कि वो इंसानी डाल को इस्तेमाल करते हुए अपने मज़मूम सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद पे जो अलगार की कोशिश की जा रही है गुज़िश्ता 2-3 दिनों से, इसमें रियासत ने ताहाल बहुत ही तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। रेंजर एहलकारों पर गाड़ियाँ चढ़ाई गई। अभी थोड़ी देर पहले वो जो आर्मी चीफ है और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, उन्होंने जनाजा अदा किया है उन शहीदों का जिनका कोई कसूर नहीं था, सिर्फ दिफा वतन के लिए और अहलियाने रावलपिंडी इस्लामाबाद की हिफाजत के लिए मौजूद थे। उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा के उनको शहीद कर दिया गया। जो पुलिस जवान था, जो पुलिस का एक अहलकार थे मुबशर साहब, उनकी शहादत हुई है। और भी इतलात ऐसी आ रही है कि बहुत नुकसान हुआ है, ज़ख्मी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के बहुत सारे अहलकार है। और मकसद क्या है? एक सियासी अना की जंग है और एक ला हासिल जंग है। चले आप डी चौक आज पहुंच भी गए, आपने क्या हासिल किया है? आपका लीडर जो है जेल में है और उनके मुकदमात अदालत के पास है। क्या उसको शहबाज शरीफ साहब ने जेल में डलवाया है? क्या आर्मी चीफ ने उनको जेल में भिजवाया है? आप अदालतों में अपनी लड़ाई लड़े। दूसरे के बच्चों को आप क्यों डाल बना रहे हैं? जो ज़ख्मी हो रहे हैं, जो आंसू गैस खा रहे हैं, आप तो ख़ुद बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जाके बैठ जाते हैं। ये जो हमारे करीब यहाँ पे आज आपको पता है कि 245 के तहत फ़ौज तैनात है, हसास मकामात पे उनकी हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के दस्ते मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले ये ख़बर आई है कि इमरान खान साहब जो अडियाला जेल में मौजूद हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर ये पैगाम भिजवाया है। अगर ये ख़बर मुसद्दक़ा हो, मगरिबी मीडिया की तवस्सुत से मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये पैगाम भिजवाया है कि कोई मुज़ाकरात हम नहीं मानेंगे, हम अपने मुतालिबात पे डटे हुए हैं। और उन्होंने बाकी लोगों को भी डी चौक पहुँचने की वो अपील की है। तो इससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है कि अताउल्लाह तारड़ साहब या वज़ीर-ए-आज़म साहब जो कह रहे हैं कि इनको लाशें चाहिए, इनको खून रेज़ी चाहिए, इनको यहाँ पे जो हमारे करीब ही बेलारूस के सदर मौजूद है, ऐसे एक्टिविटी जो हमारे लिए मुफीद है उनको रोकना मकसूद है। तो मेरी नज़र में जो सरहदों पे हमारी जो लड़ाई है उससे ये लड़ाई इंतहाई ख़तरनाक है। एक तो इंसानी डाल है और इंसानी डाल भी अपने लोगों के, अपने शहरियों की डाल है, और दूसरे जो इनको लीड करने वाले हैं वो उनके सियासी अज़ाम इंतहाई जो है ख़तरनाक शक्ल इख्तियार करते जा रहे। इसलिए ये रियासत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन
अभी तक रियासत ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया है। ठीक है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह पर दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिशें रंग ला रही हैं, जिसे हम देख भी रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है इसको आप कैसे देख रहे हैं? महाज जो है वो अपनों नहीं खोल दिया है। अच्छा, जिन्हें आप अपने कह रही हैं मदीहा, ज़रा उन पे गौर रीथिंक करने की ज़रूरत है कि वो कितने अपने हैं और कितने अपने नहीं हैं। आपको याद होगा कि 2014 में 14 अगस्त 2014 को जब इसी डी चौक पर धरना दिया गया और यही हमने उस वक्त भी पाक फ़ौज ने आके रियासती इदारों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज फिर वो सूरत हाल है। जब 14 में जो धरना दिया उसकी बुनियाद क्या थी? कोई झगड़ा था, कोई मसला था? वो मसला तो हल हो चुका था बनी गाला में, जब चले गए थे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ और बानी पीटीआई ने उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ से कह दिया था जी मैं आपके साथ चलूँगा। फिर हुआ क्या था? हुआ ये था कि पाकिस्तान एक ऐसी रीजनल कनेक्टिविटी की तहरीक में शामिल हो गया था जिसका ताल्लुक इस खित्ते का तहफ़्फ़ुज़ था, इस खित्ते में बिज़नेस का फ़रोग़ था, इस खित्ते की खुशहाली थी और अपने पाँव पर खड़े होने का अज़्म था, ये था। और इस चीज़ को नाकाम बनाने के लिए बानी पीटीआई और उनके जो सियासी कज़न थे वो आके यहाँ बैठ गए और उन्होंने कब्रें खोदी और गंदे कपड़े लटकाए और वगैरह वगैरह। वो ऐसा नागवार ज़िक्र है कि उसका ज़िक्र किया नहीं जा सकता। फिर जब हुकूमत में आ गए तो उस वक्त फौरी तौर पर IMF के पास जाने की ज़रूरत थी। ताख़ीर मुसलसल करते चले गए। क्यों करते चले गए? इसलिए करते चले गए कि बिल आखिर आप घुटने टेकने इक़्तिसादी एतबार से, और ये कोई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनके अपने जो मुशीर थे इक़्तिसादी उन्होंने किया। और यहाँ से फिर वो कहानी शुरू होती है सफारती ताल्लुकात वाली जो आपने शुरू की। आपने कहा पाकिस्तान उस वक्त पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड था, खुशगवार ताल्लुकात थे पड़ोसी ममालिक के साथ भी, इस्लामी ममालिक के साथ भी और दुनिया की अहम ताकतों के साथ भी। लेकिन उस मरहले पर जब ये आए तो सबसे पहले इन्होंने चीन के बारे में बदजुबानी की। इन्होंने कहा कि चीन जो है ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से आ रहा है, और इन्होंने कहा कि जी हम इन सारे मामलात शफाफ नहीं हैं, हम इनका ऑडिट करेंगे। इस तरह से चीन जो हर मुश्किल वक्त का पाकिस्तान का साथी था और पाकिस्तान पे एतमाद करता था और पाकिस्तान उस पे एतमाद करता था, इन्होंने चीन को पाकिस्तान से दूर करने की कोशिश की। फिर इन्होंने सऊदी अरब को भी दूर किया, और वो कहानियाँ अब आम है। आज इरफान सिद्दीकी साहब ने लिख लिया है, लिख भी दिया है कि काबीना में बैठ के बदजुबानी की सऊदी अरब के बारे में। उन्होंने ये भी लिख दिया कि सऊदी अरब के जहाज़ में बैठ के सऊदी कायदीन के बारे में बदजुबानी की गई। इसी तरह तुर्की है, इसी तरह इंडोनेशिया है, इसी तरह दुनिया के बाकी ममालिक हैं। मकसद इसका नतीजा क्या निकलता है? जब आप कट जाते हैं इक़्तिसादी एतबार से तो उसका पहला असर आपकी मईशत पे पड़ता है, और वो मईशत का असर हम अब तक भुगत रहे हैं। लेकिन ये PDM की पहली हुकूमत और अब जो 8-9 महीने की हुकूमत है, इस अरसे में जो मेहनत शाका की गई है, उस मेहनत के नतीजे में वापस अब ट्रैक पर आ गए थे तो उन्होंने फिर एक हमला कर दिया। मैं आपको फिर याद दिलाऊंगा, ये मैं बार बार कहता हूँ कि इकनॉमिस्ट ने ये लिखा था PDM की हुकूमत के ज़माने में कि पाकिस्तान की मईशत जिस वक्त उड़ने लगती है, जिस वक्त फ्लाई करती है, उस वक्त बानी PTI उसे धक्का दे के गड़े पे गिरा देते हैं। इस वक्त भी यही करने की कोशिश की जा रही है। कल तक पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही थी, आज उसको धचका लगा है, इसलिए कि सरमाया बड़ा हसास होता है, प्रॉब्लम होती है। तो इस पर तो शर्म आनी चाहिए और कौम से माजत करनी चाहिए इन लोगों को, लेकिन कैसे शर्म आए? उनका एजेंडा यही है, वो इसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है हारून लाही तूर साहब, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरफ से चैलेंजेस का सामना है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है, और हम पाकिस्तान बहैसियत कौम इसका सामना पूरी ताकत के साथ कर भी रहा है। आपने देखा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत मुख्तलिफ़ुल ख्याल होने के बावजूद मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और पूरे अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से रवायती मुखालिफ रही हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जिस अंदाज से इन दो बड़ी जमातों ने अपनी सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को बचाया है, और आज अगर हम
आज एक ऐसे वक्त पर जब पूरी कौम इंतज़ार कर रही थी कि आज हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 6 डिजिट क्रॉस करेगी, तो अनफॉर्चुनेटली 1 लाख यानी क्रॉस करेगी, तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे वक्त में पीटीआई जो है उसकी जानब से दावा बोला गया। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये शायद इतने बड़े पैमाने पर लाओ लश्कर के साथ इतना बड़ा इंतशार दुनिया की सियासत में ये पहला तमाशा होगा कि किसी सियासी जमात ने एक पॉइंट के साथ बगैर किसी सियासी विजन के कि जी हमारे बानी को रिहा कर दें। दुनिया में मैंने डॉक्टर फारूक आदिल साहब दुनिया की सियासत को हमसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आप दुनिया के बड़े बड़े सियासी लीडर्स की अगर बात करें तो किसी ने एक इस एजेंडे पे कि जी रिहा कर दें तो हम वापस चले जाएंगे, तो ऐसी सियासत तो हमने कभी नहीं देखी। अब सियासी एजेंडा क्या है, बज़ाहिर तो यही दिखाई दे रहा है जो कुछ हमने सड़कों पे देखा कि मुल्क में बदअमनी हो, इंतशार फैले, और ख़ास तौर पे आप देखें टाइमिंग बड़ी अनफॉर्चुनेट होती है हमेशा। अगर देखें कि जब भी कोई हमारे किसी दोस्त मुल्क से बड़ा विजिट होने लगता है, इससे पहले एससीओ हमारे यहाँ हो रही थी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस, उसमें रुकावट डालने की कोशिश की गई। उसके साथ ही साथ अब बेलारूस जो है उसके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी सरमायाकारी होने जा रही है, बड़े मुआहदे हुए हैं, पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है, उस मौके पर एक बार फिर इंतशार फैलाया जा रहा है। इस वक्त जहाँ पर पूरी कौम को इन मुश्किल चैलेंजेस से निकलने के लिए एक सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत थी, साथ ही साथ हमें इस बात की भी ज़रूरत थी कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलजुल कर आगे बढ़ती और एक ऐसे एजेंडे पर मुत्तफ़िक होती जो पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालता। लेकिन अगर हम देखें पीटीआई की सियासत को तो उसमें तो एक ही एजेंडे का जो पॉइंट सामने आ रहा है कि इसको आगे नहीं बढ़ने देना और पाकिस्तान को वापस पीछे धकेलना है। ठीक है, आपने पीटीआई की बात किया है। शनीला साहिबा, पीटीआई जो कि इस बात की दावेदार है कि वो एक सियासी जमात है, अब तारीख जो है इस बात को कभी भी फरामोश नहीं करेगी कि एक सियासी जमात रेंजर्स एहलकारों और पुलिस एहलकार की शहादत में मुलव्विस थी। देखें, पीटीआई सियासी जमात कभी रही नहीं, ये एक इंतशारी टोला है, जत्था है, प्रेशर ग्रुप है जो हमेशा प्रेशर के जरिए इंतशार फैला के या जत्थों के जरिए रियासत पे हमला करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता रहा है। 2014 में भी हमने यही देखा था, जिस वक्त कंटेनर पे चढ़ गए थे बानी पीटीआई, वो इसी तरह ललकारते थे। कभी आईजी को कहते थे कि मैं तुम्हें अपने हाथों से फांसी दे दूंगा, कभी एसपी को कहते थे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी वजीर आजम को धमकियां दी जाती थी। तो ये किसी सियासी जमात का वतीरा तो कभी रहा ही नहीं है। सियासी जमात जो होती है ना, हमेशा एक पुरअमन एहतजाज करती है और एहतजाज करना उसका हक होता है। हमने दुनिया में देखा मिलियन मार्च होते हैं, लोग निकलते हैं अपने हक के लिए निकलते हैं और कहीं पे कोई गमला भी नहीं टूटता। इसी पाकिस्तान के अंदर भी हमने एहतजाज होते हुए देखा। ओपोजिशन इसी बानी पीटीआई के दौर में भी ओपोजिशन ने बहुत से जलसे जुलूस एहतजाज किए, लेकिन कभी आपने ऐसे हालात नहीं देखे होंगे कि रियासत की रीढ़ को इस तरह से चैलेंज किया गया हो, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लिया गया हो। कल जो हमारे 3 रेंजर्स जो जवान शहीद हुए, उनका क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए कि वो वहां पे बैठे हुए थे अपने अवाम को इन जत्थों से बचाने के लिए। एक सूबे का वजीर आला है जो कि रियासत के वसाइल अपने सूबे के अवाम पे खर्च नहीं कर रहा, उसके सूबे के अंदर इस वक्त दहशतगर्दी जो है वो हो रही है और वहां पे भी हमारी मसल्लह अफवाज जो है उस दहशतगर्दी से नबरदज़मा है। आज फिर उन्होंने वहां पे फितनतुल खवारिज के 3 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया है। वो बॉर्डर पे भी लड़ रहे हैं, वो यहाँ पे इन फितरों के साथ भी लड़ रहे हैं। तो सियासी जमात होती तो वो आती, तो आके कोई मुज़ाकरात करती, कोई अपने लिए कहती कि हम आ रहे हैं, पुरअमन तौर पे आते, आके कहीं वो पे धरना दे देते, कोई उनकी डिमांड्स होती, पता चलता ये क्या डिमांड्स है कि आप बानी पीटीआई को रिहा कर दे। भाई उनके ऊपर जो मुकदमे बने आप जाके अदालतों में लड़े। कौन सा जत्था ऐसा है जो आता है और आके अपने कैदियों को छुड़ाना चाहता है? स्वाय फितनतुल खवारिज के वो आते हैं, वो आके हमले करते हैं पुलिस स्टेशनों के ऊपर अपने कैदियों को, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए। ये कुछ
सियासी जमात नहीं करती है। अगर ये सियासी जमात, तो इनको कहना भी नहीं चाहिए, बल्कि अब रियासत को सोचना होगा। और कल जो फारूक आदिल साहब ने तजवीज़ दी थी कि वो लाजमी होनी चाहिए कि क्या ये एक सियासी जमात अब रही है, जब आप अपने ही फौज के रेंजर्स के लोगों को, कांस्टेबल्स को शहीद कर रहे हैं। हमने तो किसी सियासी जमात को आज तक ये करते हुए नहीं देखा। ये सियासी जमात नहीं है, ये इंतशारी ग्रुप है। अब रियासत को सोचना है कि क्या इसको कितनी इजाजत दी जाएगी कि मजीद ये सियासत के नाम के ऊपर आए और इस तरह का खून खराबा करें। इस वक्त भी अगर आप देखें तो इनका जो इंतशारी जत्था टोला है वो बाहर लोगों की इमलाक को नुकसान पहुंचा रहा है, आग लगाई जा रही है, लोगों की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, मार्केटों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कौन सी सियासी जमात करती है? ये सियासी जमात नहीं है। इसको आप एक इंतशारी टोले के तौर पे सियासत को लेना होगा, उसी तरह इसके साथ नबरदजमा होना होगा और आईनी हाथों से निपटना होगा इस तमाम इंतशारी टोले से, जैसा कि हम दहशतगर्दों से निपटते हैं। ठीक है, साफी साहब, शनीला साहिबा फरमा रही हैं अब रियासत को सोचना होगा। क्या हिकमत अपनी अमली जो है वो अपनानी होगी रियासत को? देखिए, रियासतें हमेशा मुफाहमत के रास्ते को इख्तियार करती है और मुफाहमत ही रियासत की तरजीह होती है। हम अगर हालिया इस यलगार को देख के 2-3 दिन से रियासत की तरफ से तहम्मुल और बर्फबारी का मुजाहरा हो रहा है। वज़ीर आज़म साहब भी बार बार अपील कर रहे हैं और मुजाहिरीन को पुरअमन रहने की और डी चौक और रेड जोन से दूर रहने की पेशकश की जा रही है। वज़ीर दाखिला हमें बता चुके हैं कि संजानी के मुकाम पे PTI को धरना देने की, बैठने की एक पेशकश की गई थी, लेकिन वो उन्हें कबूल नहीं है और वो बज़द है कि रेड जोन और डी चौक ही में उन्होंने धरना देना है। मैं तो वही आपके सामने अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा था कि चले आपने धरना दे दिया तो क्या ये वज़ीर आज़म किसी एग्जेक्टिव आर्डर्स के ज़रिए आपके लीडर को रिहा करवा सकते हैं? क्या आप आर्मी चीफ आपके लीडर को किसी हुक्म के तहत जेल से बाहर निकलवा सकते हैं? क्या वज़ीर दाखिले के पास ये इख्तियार है? ये इख्तियार अदालत के पास है। ये अदालत क्यों नहीं जाते? वकला इनके साथ जो है बग़ैर मुआवजे के इनके साथ दर्जन हो तो क्या सैकड़ों वकला मौजूद है। अदालत के ज़रिए ही आपने बात करनी है। हाँ, अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं जो आप नहीं कर रहे, आप बार बार लोगों को इश्तियाल दिला रहे हैं, आप बानी PTI भी यही कह रहे हैं कि डी चौक पहुँचना है और यहाँ से वापस नहीं जाना, ये बुशरा बीबी का भी यही मौक़िफ़ है और अली अमीन गंडापुर जो वफाक के एक इकाई के चीफ एग्जेक्टिव है, एक सूबे और 6 करोड़ आवाम के नुमाइंदा है, वो भी यही बात कर रहे हैं, इश्तियाल की बात कर रहे हैं। आपने मुज़ाकरात नहीं करना, आपने एहतजाज करना है और एहतजाज के ज़रिए अपने मकासद पूरे करने हैं। तो मेरे ख्याल में ये नहीं होना जो आपका सवाल है, फिर रियासत को मजबूरन अपनी रेट कायम करने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक जाने बेलारूस के सदर अपने वक्त के साथ पाकिस्तान में मौजूद हैं और मुख्तलिफ मुआशी मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। ताजिर ये चाहते हैं कि दरामदाद भी बढ़े, बरामदाद भी बढ़े ताकि उन्हें फ़ायदा हो। तो एक तरफ ये सियासी जमात एहतजाज कर रही है पाकिस्तान की कैपिटल में, तो ये सियासी जमात का जो तासुर है दूसरे ममालिक को, वो किस तरह का जा रहा है इस वक्त? तासुर एक छोटी सी बात से, एक छोटी सी मिसाल से समझ लें कि क्या जा रहा होगा। एक शख्स की रिहाई की बात की जा रही है, अभी हारून साहब ने भी जिक्र किया, साफ़ी साहब ने भी जिक्र किया कि जी हम उसको छोड़ दें, हम वापस चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपने जराइम का एतराफ़ कर रहे हैं। कैसे एतराफ़ कर रहे हैं? कि हम अदालत में साबित नहीं कर सकते कि हम बेगुनाह हैं, लिहाजा हम रियासत को क्या कहते हैं उनको, ब्लैकमेल करके हम उनको रिहाई कराना चाहते हैं, यानी अबव द लॉ ये काम करना चाहते हैं। एक तो ये मिसाल है, अब ये दुनिया देख रही है इसको। दूसरी मिसाल क्या है? दूसरी मिसाल ये है कि हम पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम अपनी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहते हैं, हम इनसे बात नहीं करना चाहते। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं मावराए आइन चाहते हैं, आप आइन से बालातर होकर या अपने मामलात, अपने मसाइल हल करना चाहते हैं। ये भी दुनिया देख रही है। तो दुनिया की समझ में ये आ रही है कि इस मुल्क में एक गैर जिम्मेदार सियासी ग्रोह मौजूद है जो हमेशा रियासत को ब्लैकमेल करता है। न सिर्फ रियासत अपनी रियासत को ब्लैकमेल करता है, न सिर्फ अपने मुल्क के अवाम के हकूक़ को मजरूह करता है और उनकी ज़िंदगियों को मुश्किल में डालता है, बल्कि वो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक के साथ भी खराबी करता है।
वो चीन के साथ खराबी करता है, ठीक वो है। सऊदी अरब के साथ खराबी करता है, वो सब के साथ खराबी करता है। तो ये तासुर लेके जा रही है, तो ये इनके साथ, इनके लिए अच्छा नहीं हो ठीक है, रहा। आगे ये बढ़ेंगे। खराबी की बात है। अरुण साहब, अब ये देख रहे हैं कि जो सियासी जमात है उसने 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद कर दिया है, 1 पुलिस एहलकार को शहीद कर दिया है। तो क्या ये रियासत के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है? जी बिल्कुल, रियासत के सब्र का इम्तहान लिया जा रहा है। बल्कि जो हम कहते हैं कि रियासत होगी माँ जैसी, अब माँ ने तो माँ बन के दिखा दिया है। क्या उसके जो बच्चे हैं, अब इनको बच्चे कहना भी पता नहीं दुरुस्त है या नहीं, इस तरह के तो बच्चे हमने पहले कभी नहीं देखे। कम से कम सियासी बच्चे तो ऐसे नहीं होते कि वो इस अंदाज से आग लगा के, जलाओ करके, घिराव करके, पथराव करके, अब उससे भी आगे आतशी असले के साथ आएँ, फिर गाड़ियाँ चढ़ा दें, फिर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को शहीद करें। मेरा ख्याल है कि ये सब्र की इंतहा थी जो रियासत ने अब दिखा दी है, और अब जो पैमाना है वो ठीक भी है, लबरेज वक्त हो कम चुका है। है। शलीला साहिबा, आपका लास्ट कमेंट। देखिए, रियासत के सब्र का वाकई इम्तिहान लिया जा रहा है और रियासत ने बहुत हद तक लचक दिखाई है। इनको आने भी दिया है, ये डी चौक तक पहुंचे भी है। इन्होंने रेंजर्स के लोगों को शहीद किया, पुलिस के कांस्टेबल जो है उनको उसको शहीद किया। इनके पास हथियार भी थे, लेकिन रियासत ने कहीं पे भी हथियार नहीं उठाए इनके खिलाफ। रियासत ने इनके साथ पुरअमन रही है, पुरअमन तरीके से इनको मुंतशिर करने की कोशिश की है। लेकिन जहां से जो एक वो टोला वहां से निकला, वो आया इंतशार के लिए था और वो इंतशार फैला रहा है। लेकिन रियासत को अब सोचना होगा कि जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो फिर माँ को भी कुछ ना कुछ उसको ठीक करने के लिए उठाना पड़ता है, कोई ना कोई हथियार, मतलब कि उनको आनी हाथों से निबड़ना पड़ता है। तो अब रियासत को भी चाहिए कि वो सोचे, अपनी मुफाहमत की अब तक जो पॉलिसी थी उसको रीथिंक करे और देखे कि इस इंतशारी शलीला साहिबा आपका, रशीद साफी साहब आपका, डॉक्टर फारूक आदिल साहब, जवाद फैजी साहब और हारून इलाही तूर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम कैपिटल व्यू से हमें इजाज़त दीजिए। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद। दुरुस्त हर वक्त, बार वक्त।